बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज सब्जेक्ट टाइटल इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल के साथ मोहम्मद इकबाल। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, फ्रेम रिले एंड एटीएम। लेकिन इन टॉपिक्स पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंटरनेट, टीसीपी आईपी एंड आईएसपीज। इंटरनेट की हिस्ट्री पे बात हुई। इंटरनेट स्टार्ट होता है आर्पानेट की डेवलपमेंट के साथ। इस आर्पानेट में 4 नोड्स को आपस में कनेक्ट किया गया और आपस में शेयरिंग की गई। इंटरनेट की डेवलपमेंट के बाद जो दूसरी चीज हमारे सामने आई, टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल, दीज आर द प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज्ड ओवर द इंटरनेट टू अकम्प्लिश द टास्क ऑफ द कम्युनिकेशन, या हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द रूल्स टू गवर्न द इंटरनेट नेटवर्क। तो चूंकि हमारा इंटरनेट हमारा एक नेटवर्क है, तो इसलिए जो आर्पानेट की शक्ल में हमारे पास एक नेटवर्क आया, उसको उसकी ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी ट्रांसमिशन को पॉसिबल करने के लिए ये टीसीपी आईपी डिजाइन किया गया। जब टीसीपी आईपीज बने तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हुए और इस तरीके से आर्पानेट या जो नेटवर्क उस वक्त मौजूद था उसका साइज बढ़ता गया और काफ़ी इंक्रीजमेंट आई उसमें। जो ही साइज बढ़ा तो फिर ऐसे भी कुछ इदारे केम इनटू एग्जिस्टेंस हुए जिन्होंने एंड यूजर तक नेट को अवेलेबल किया। तो उनमें आईएसपीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो ये ऐसे इदारे हैं जो एंड यूजर तक नेट को एक्सेस देते हैं। इसमें बैकबोन आईएसपीज होती हैं, रीजनल आईएसपीज होती है, लोकल आईएसपीज होती है। बैकबोन आईएसपीज के साथ तल्लक रीजनल आईएसपीज के साथ, रीजनल आईएसपीज का तल्लक लोकल आईएसपीज के साथ, लोकल आईएसपीज का तल्लक होता है एंड यूजर के साथ। तो इस तरीके से ये इंटरनेट जो है वजूद में आया और इसका साइज बढ़ता गया। स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रेम रिले को। फ्रेम रिले is a packet switching telecommunication service designed by cost efficient data transmission for intermittent traffic between local network। कहना क्या चाहता है? कहना यह चाहता है कि ये पैकेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, या ये एक पैकेट स्विचिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, या ये पैकेट स्विचिंग एक नेटवर्क है जो इंटरनेट को, जो डेटा की ट्रांसमिशन को फास्ट ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहां पे? लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इसके ऊपर जो डाटा ट्रांसमिट किया जाता है वो फ्रेम्स की शक्ल में डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है, और ये जिस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए, उस टेक्नोलॉजीज को, उस टेक्निक को हम पीवीसी का नाम दे सकते हैं, परमानेंट वर्चुअल सर्किट। ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए से यूजर को एक परमानेंट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है नेट के साथ। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूजर का कनेक्शन परमानेंट होता है, वो कंटिन्यूसली कनेक्शन चलता रहता है, और ये एक लॉजिकल कनेक्शन बनता है जो परमानेंट स्टेट के साथ कायम रहता है। दिस इज द फ्रेम रिले। यानी ये पैकेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, सर्विस है, या प्रोटोकॉल्स हैं जो एक नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं, और इसमें पीवीसी को, परमानेंट वर्चुअल सर्किट को यूज करते हुए कस्टमर का कनेक्शन बनता है, और ये परमानेंट कनेक्शन बनता है। इसमें 2 लेयर्स काम करती हैं। सबसे पहले फिजिकल लेयर है और डाटा लिंक लेयर है।
फिजिकल लेयर डाटा को रॉ बिट्स की शक्ल में ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डाटा लिंक लेयर एरर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसमें दो लेयर्स को इस्तेमाल किया जाता है, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर रॉ बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए और डाटा लिंक लेयर एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये फ्रेम रिले प्रोटोकॉल जो है ये एक X.25 प्रोटोकॉल है जिसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे इसको यूज किया गया। X.25 प्रोटोकॉल ये भी पैकेट स्विचिंग सर्विस के साथ काम करता है और ये वाइड एरिया नेटवर्क के में काम करता है। इसमें 3 लेयर्स काम करती हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और पैकेट लेयर। और ये 2 टेक्निक्स के साथ काम करता है, एसवीसी स्विचिंग वर्चुअल सर्किट और पीवीसी परमानेंट वर्चुअल सर्किट के साथ काम करता है। अब फ्रेम रिले प्रोटोकॉल और X.25 प्रोटोकॉल्स के दरमियान क्या फर्क है? फ्रेम रिले प्रोटोकॉल जो है ये फास्ट डाटा कम्युनिकेशन के साथ काम कर रहा है, यानी इसकी जो डाटा को ट्रांसमिट करने की स्पीड है वो X.25 की निस्बत ज्यादा है। यह हमारे सामने इसकी फिगर है, हम इसको बेहतर तरीके से इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ये हमारे पास रोटर्स हैं, DTE डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और उसके बाद स्विचेस हैं जिसमें हमारे पास DCE डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट और डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। DT हमारे रोटर्स के तौर पे काम कर रहे हैं और DC हमारे ये मोस्टली हमारी हब्स होते हैं जो आपस में, ये स्विचेस होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और यही एक फिगर जो है, जब स्विचेस को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है यही हमारा फ्रेम रिले कहलाता है, यही फ्रेम रिले की स्ट्रक्चर है। अब जो रोटर्स है इसका तल्लक देन एंड पॉइंट्स के साथ रहता है और स्विचेस जो होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। ये हमारे फ्रेम रिले का स्ट्रक्चर है। बर्स्टी डाटा, जैसे अभी बात हो रही थी कि X.25 जो है ये डाटा की जो ट्रांसमिशन रेट है इसका स्लो है, और जो फ्रेम रिले है ये डाटा को बड़ी फास्ट ट्रांसमिशन के साथ डाटा को सेंड करता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो बर्स्टी डाटा है। बर्स्टी डाटा का मतलब ये है कि डाटा नॉन फिक्स्ड रेट डाटा, नॉन फिक्स्ड रेट डाटा, यानी नेटवर्क के ऊपर जो डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है वो किसी फिक्स्ड रेट के साथ डाटा को ट्रांसमिट नहीं किया जाता। हमारे सामने एक T1 लाइंस हैं जो टेलीकम्युनिकेशन डाटा की कम्युनिकेशन की सर्विसेज हैं जो यूज होती हैं, और इसकी जो डाटा को ट्रांसमिट करने की स्पीड है वो 1.544 Mbps है, मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से ये T1 लाइन जो है ये डाटा को ट्रांसमिट करती है। अब ये इसकी साइज, लेकिन ये फिक्स्ड साइज है। अब जो फ्रेम रिले है ये फिक्स्ड साइज के साथ काम नहीं करता, ये आपके बर्स्टी डाटा के साथ काम करता है। मीन के आपका जो डाटा है नॉन फिक्स्ड रेट के साथ काम करता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो डाटा है उसकी जो बैंडविड्थ है वो फिक्स्ड नहीं है। जितनी यूजर को रिक्वायर्ड होगी ये फ्रेम रिले प्रोटोकॉल्स या नेटवर्क जो है उतनी बैंडविड्थ के साथ डाटा को ट्रांसमिट कर देगा। जैसे हम कह सकते हैं कि बैंडविड्थ ऑन डिमांड। मसलन यहां एक एग्जांपल हमारे सामने कि यूजर मे वांट टू सेंड डाटा एट द 6 Mbps फॉर 2 seconds, 0 Mbps for 7 seconds and 3.44 Mbps for 1 second। तो इस तरीके से ये हमारी टोटल डाटा जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो 50.44 MB,
और इसके लिए जो पीरियड यूज हो रहा है वो 10 सेकेंड्स है। अब यहां इसको अगर एवरेज को देखा जाए तो एवरेज वही बनती है 1.544 मेगाबिट्स पर सेकेंड। लेकिन अब ये जो डाटा डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट साइज के साथ ट्रांसमिट हो रहा है तो इसको T1 लाइन सपोर्ट नहीं करेगी, इसको फिर फ्रेम रिले सपोर्ट करेगा। और ये फ्रेम रिले बनाने का मकसद ये है। तो इस तरीके से ये एक बैंडविड्थ ऑन डिमांड, यानी जितनी यूजर को रिक्वायर्ड है बैंडविड्थ ये उसी के हिसाब से डाटा को ट्रांसमिट करेगा। लेस ओवरहेड ड्यू टू इंप्रूव्ड ट्रांसमिशन मीडिया। अब जैसे मैंने लास्ट बात की कि जो डेटा लिंक लेयर है ये एरर डिटेक्शन के लिए काम करती है। एरर चेकिंग मैकेनिज्म्स ये वाली जो जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं ये दूसरी लेयर्स जैसे नेटवर्क लेयर्स है उनके हैंडओवर कर दी गई। यहां पे सिर्फ डाटा डिटेक्शन का एरर डिटेक्शन का काम होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस फ्रेम रिले के अंदर जो बहुत ज्यादा टाइम है एरर चेकिंग का, एरर करेक्शन का, ये इसके नहीं किसी और लेयर के जिम्मे लगा दिया गया है। तो इस तरीके से ये इस प्रोटोकॉल के अंदर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे उन्हें क्या है कि टाइम स्पेंड जो है जो रिसोर्स चेकिंग पे हो रहा है, डबल चेकिंग पे हो रहा है, पोटेंशियल एरर्स जो अकर्स हो रहे हैं उनको चेकिंग पे नहीं हो रहा, ये टाइम ये खर्च नहीं होता। तो इस तरीके से इसकी जो ट्रांसमिशन है वो बेहतरीन तरीके से चलती रहती। तो ये भी प्रोटोकॉल इस फ्रेम रिले का ये भी एक बेनिफिट है कि ये फास्ट कम्युनिकेशन के साथ काम करता है। दूसरा टॉपिक जो हम इसके अंदर बात करेंगे वो हमारे पास है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड ATM। ATM is a cell relay protocol। सेल रिले प्रोटोकॉल, इसका मतलब यह है कि ये प्रोटोकॉल उस नेटवर्क के ऊपर काम करता है जहां पे सेल्स की शक्ल में डाटा की ट्रांसमिशन हो रही है। यानी ऐसा नेटवर्क जहां पे जो सेल ओरिएंटेड है, जहां पे सेल्स की शक्ल में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, सेल्स के साथ डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, सेल्स के साथ डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, वहां पे ये प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो इसलिए इसको सेल रिले प्रोटोकॉल का नाम दिया गया और ये डेवलप हुआ है ATM फॉर्म के जरिए और इसको अडॉप्ट किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये इसको यूज कर रहा है। इस प्रोटोकॉल के डेवलपमेंट में, इसको डिजाइन में कुछ चीजें शामिल हैं जिसको हम जहां पे देखते हैं कि इसकी डेवलपमेंट की वजूहात क्या हैं, क्यों इसको बनाया गया है। तो यहां सबसे पहले first and the foremost of is the need for the transmission system to optimize the use of the high data rate transmission। यानी डाटा को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ ट्रांसमिट किया जाए, वहां पे इस मकसद के लिए इस ATM को डिजाइन किया, खासकर पार्टिकुलरली फाइबर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए ये प्रोटोकॉल का। Second is the need for the system that can interface with existing systems such as various packet network and provide wide area interconnectivity between them without lowering their effectiveness and requiring their replacement। कहना क्या चाहता है, पहले से कोई नेटवर्क है, कोई सिस्टम काम कर रहा है और किसी दूसरे एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ काम करना चाहता है, उसके साथ इंटरकनेक्टिविटी के साथ वो डाटा को ट्रांसमिट करना चाहता है, तो फिर कोई एक नेटवर्क किसी दूसरे पहले से मौजूद नेटवर्क के साथ जब कम्युनिकेशन करे तो उसकी ये कम्युनिकेशन में फर्क ना
वो अपनी इफेक्टिवनेस के साथ काम करे और वहां पे दूसरे सिस्टम के अंदर या जो पहला जो सिस्टम कम्युनिकेशन करना चाहता है उसमें कोई रिप्लेसमेंट ना करनी पड़े। तो इसके लिए इस प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया। थर्ड इज द नीड फॉर द डिजाइन दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड inexpensively so that cost would not be barriers to adoption। अब जो तीसरी बात है वो ये कहता है कि हमें जब कोई रिप्लेसमेंट नहीं करनी पड़ रही, कोई ऐसी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स नहीं लाने पड़ रहे हैं, कोई ऐसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, तो फिर वहां पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी वही रहे, यानी हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट की तरफ भी ना जाना। फोर्थ, the new system must be able to work and support the existing telecommunication hierarchical local loops, local providers, long distance carriers and so on। आपके पास सिस्टम है, उस पे एटीएम काम कर रहा है, आप उसको किसी दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, तो फिर हमें कोई वो जो हमारा सिस्टम, जो मौजूदा सिस्टम कम्युनिकेशन करना चाहता है, वो जो आगे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको सपोर्ट करे, उसके साथ वो कम्युनिकेशन कर सके। ये ना हो कि आपका सिस्टम जिस पे एटीएम काम कर रहा है वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप किसी दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन ही ना कर सके। तो ये इन चीजों से इस मकसद के लिए एटीएम को डेवलप किया। फिफ्थ, द न्यू सिस्टम मस्ट कनेक्शन ओरिएंटेड टू इंश्योर एक्यूरेट एंड प्रिडिक्टेबल डिलीवरी। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब यह है कि एंड टू एंड जब कनेक्शन बना हुआ है, एक सोर्स डेस्टिनेशन पे डाटा जाना है, एक सोर्स से निकल से डेस्टिनेशन की तरफ जाना है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन का आपस में लिंक रहे, कनेक्शन रहे, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो जब ये कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन बने, ये लिंक बने, तो वहां पे डाटा प्रिडिक्टेबल डिलीवरी रहे। प्रिडिक्टेबल का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा डाटा इस रास्ते से जब चलेगा तो किस स्टेट में, किस सिचुएशन में होगा, तो उसके साथ क्या करना है। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कहें कि हमारा जो डाटा ट्रेवल हो रहा है वो एक्यूरेट या सेफ स्टेट के साथ ट्रेवल हो रहा है। प्रिडिक्टेबल डिलीवरी होनी चाहिए। और लास्ट पे, लेकिन ये लास्ट नहीं, वो कहता है लास्ट एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन ऑब्जेक्टिव इज टू मूव एज मैनी ऑफ द फंक्शन टू हार्डवेयर एज पॉसिबल एंड एलिमिनेट एज मैनी सॉफ्टवेयर फंक्शंस एज पॉसिबल। यानी फंक्शंस को कहां मूव किया जाए, हार्डवेयर की तरफ मूव किया जाए, और कहां पे उनको एलिमिनेट किया जाए, सॉफ्टवेयर की तरफ से एलिमिनेट कर दिया जाए। तो इस मकसद के लिए ये सिंक्रोनस ट्रांसमिट मोड यानी एटीएम को डेवलप किया गया। अभी हमने बात की कि एटीएम जो है ये सेल रिले नेटवर्क है, प्रोटोकॉल है, यानी ये प्रोटोकॉल काम करता है जहां पे सेल नेटवर्क काम करता है। अब यहां पे एटीएम इज अ सेल नेटवर्क। अच्छा, यहां पे प्रोटोकॉल नेटवर्क, चूंकि कोई नेटवर्क जब डेवलप होता है तो उस पर कोई प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं, तो फिर उस नेटवर्क को उसी प्रोटोकॉल के नाम के साथ डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसलिए यहां पे हम कह रहे हैं कि एटीएम इज अ सेल नेटवर्क। अब ये जो सेल है ये स्मॉल डाटा यूनिट है और ये फिक्स्ड साइज के साथ है, जो नेटवर्क इस सेल नेटवर्क के ऊपर एक्सचेंज किया जाता है। इसमें यह होता है कि आपका जो डाटा होता है आइडेंटिकल सेल्स के अंदर लोड किया जाता है और देन ट्रांसमिट किया जाता है प्रिडिक्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी के साथ। प्रिडिक्टेबिलिटी मैंने पहले भी बात की कि प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब यह है कि आपका डाटा सेफ हालत में जा रहा है, आपको पता है कि किस स्टेट में हमारा डाटा किस शक्ल में है और वो आपकी इंफॉर्मेशन में और किस स्टेट पे उसके साथ क्या होना है। और यूनिफॉर्मिटी का मतलब यह है कि आपका डाटा असल शक्ल में रहे या आप उसको पहचान सकें, आप वो आइडेंटिकल हो आपके लिए। तो ये दोनों फिगर में डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है इस नेटवर्क।
अब इसमें ये होता है कि सेल्स को मल्टीप्लेक्स्ड किया जाता है, डिफरेंट चैनल्स से डाटा आ रहा है सेल्स की शक्ल में, और उन सेल्स को आपस में मल्टीप्लेक्स्ड करके आगे उसको ट्रांसमिट किया जाता है। अब चूंकि ये सेल्स होते हैं ये स्मॉल साइज के साथ होते हैं, तो इसलिए जब उनको मल्टीप्लेक्स किया जाता है तो फिर ये भी कुछ बड़े साइज में नहीं होते, इसलिए आपकी जो ट्रांसमिशन है वो सेफ एंड साउंड चलती रहती। तो ये एटीएम जो है ये आपका सेल नेटवर्क हम इसको कह सकते। ATM uses asynchronous time division multiplex. टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है कि जो एटीएम है ये डिफरेंट चैनल्स से जो डाटा आ रहा है वो फिक्स साइज सेल्स के साथ आ रहा है और उनको आगे लेके उनको मल्टीप्लेक्स्ड करके आगे उनको ट्रांसमिट किया जाता है। और ये जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है ये क्लॉक टिक्स की बेस पे होती है। एक क्लॉक टिक के अंदर कितने आपके सेल्स आए हैं उनको लेके उनको आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। जैसे यहां लिखा है कि दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन टू मल्टीप्लेक्स सेल्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स। इट यूजेस फिक्स्ड साइज स्लॉट द साइज ऑफ द सेल, यानी जिस स्लॉट के ऊपर डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है वो सेल्स के फिक्स साइज के साथ है। एटीएम मल्टीप्लेक्सर फिल अ स्लॉट विद अ सेल फ्रॉम एनी इनपुट चैनल दैट हैज अ सेल, यानी अब इस स्लॉट के ऊपर जो डाटा जाना है जो डाटा चलना है वो डिफरेंट सेल्स की तरफ से आ रहा है और उसको मल्टीप्लेक्स करके आगे ट्रांसमिट किया जाता है। अच्छा, मल्टीप्लेक्सिंग ये चीज है कि जब डिफरेंट चैनल से डाटा आता है सेल्स की सिक्वेंस में उसको लेके एक कंबाइंड फिगर करके उसको आगे ट्रांसमिट कर दी, यानी एक ही चैनल से एक ही रास्ते से उनको डाटा को आगे ट्रांसमिट किया जाता है। इसके लिए मल्टीप्लेक्सर यूज होते हैं, जो आपके मल्टीप्लेक्सर यहां पे यूज है। यह हमारे सामने एक फिगर है, आप इस फिगर को देखें तो सबसे पहले जो टिक है उसमें A1 और C1 और उसमें B जो है वो उसका सेल खाली है, तो यहाँ आपकी आउटपुट में उसको नजर नहीं आ रहा। दूसरी टिक पे आपके पास A1 B1 A2 B1 और C2 इनको ट्रांसमिट किया गया, और तीसरी टिक के ऊपर जो है A3 B2 और C3 को ट्रांसमिट किया गया। जब तमाम चैनल्स आपस में डाटा को ट्रांसमिट कर देते हैं तो फिर देन ब्लैंक जो स्लॉट्स हैं वो आपकी एज एटीएम आर्किटेक्चर। हम इसके आर्किटेक्चर पे बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने जो बात आती है वो वर्चुअल कनेक्शन है। कनेक्शन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स इज अकम्प्लिश्ड थ्रू ट्रांसमिशन पाथ। अब एंड पॉइंट्स कौन है? जिनका तल्लक राउटर्स के साथ है। अब इनके दरमियान दो एंड पॉइंट्स जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसमिशन पाथ के जरिए से होती है और उसमें वर्चुअल पाथेस और वर्चुअल सर्किट को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो ट्रांसमिशन पाथ है ये फिजिकल कनेक्शन है, जैसे कोई वायर हो सकती है, केबल हो सकती है, सैटेलाइट या सो ऑन, ऐसी चीजें कोई भी हो सकती। और जो एंड पॉइंट और स्विच बिटवीन जो है स्विचेस है ये आपके यूज होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के साथ ये एटीएम काम करता है। ये हमारे सामने फिगर है, आपके सामने सबसे पहले एंड पॉइंट्स हैं। एंड पॉइंट्स का तल्लक स्विचेस के साथ और स्विचेस आपस में कनेक्टेड है। देन स्विचेस एंड पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है और पॉइंट्स डिफरेंट लोकेशन से भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये एसिंक्रोनस जो है ये इस मोड के साथ काम कर रहा है। A transmission path is divided into several virtual paths. A virtual path provides a connection or a set of connection between two switches. यानी दो स्विचेस के दरमियान virtual path बन रहा है। और ये जो virtual path है ये एक गेटवे के तौर पे काम कर रहा है। जैसे दो सिटीज के दरमियान रास्ता है,
कोई दो सिटीज को आपस में जोड़ रहा है तो ये गेटवे है। अब इस हर गेटवे को हम वर्चुअल पाथ कह सकते हैं। इसी तरह सेल नेटवर्क्स आर बेस्ड ऑन द पाथ and remain in their original order until they reach their destination। और ये जो सेल्स हैं ये आपके मैसेज के साथ तल्लक होता है और ये अपने असल हालत में रहते हैं जब तक ये अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते। यह हम असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड के लेयर्स पे हम बात करेंगे। यहाँ हमारे सामने कुछ लेयर्स आ रही हैं। सबसे पहले पे फिजिकल लेयर है जिसका तल्लक हमारे बिट्स के साथ रहता है और बिट्स की ट्रांसमिशन होती है। और उसके बाद एटीएम लेयर्स हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट लेयर्स आ रही हैं। LL1 है, LL2 है और LL3, 4, 5 के साथ काम। अब हर लेयर अपनी फंक्शनैलिटीज के साथ है। मसलन द फिजिकल एंड एटीएम लेयर्स आर यूज्ड इन बोथ स्विचेस इनसाइड द नेटवर्क। यानी ये लेयर्स इनका तल्लक स्विचेस के दरमियान काम करना है, ये स्विचेस के दरमियान काम करती हैं और एटीएम की सर्विसेज को यूज करती है। और दूसरी जो लेयर है एप्लीकेशन एडॉप्शन लेयर है, इज यूज ओनली बाय द एंड पॉइंट, और इसको एंड पॉइंट यूज करते हैं जो कि हमारे राउटर्स की शक्ल में हो सकते हैं जिनका तल्लक एंड यूजर्स के साथ। तो स्विचेस फिजिकल और एटीएम लेयर्स को यूज कर रहे हैं और जो एंड पॉइंट्स हैं हमारे वो एप्लीकेशन एडॉप्शन लेयर को यूज कर रहे हैं। तो ये लेयर्स इस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड प्रोटोकॉल के अंदर काम कर रहे हैं। Application adoption layer allows existing network such as packet network to connect to the ATM facility। जैसे हमने अभी बात की कि adoption layer का तल्लक किसके साथ है, एंड पॉइंट्स के साथ है। अब ये जो एप्लीकेशन लेयर है एंड पॉइंट्स के साथ तल्लक है तो एटीएम के अंदर जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उनको यूज करने के लिए हमें अडॉप्शन एप्लीकेशन लेयर की जरूरत है। अब ये जो एप्लीकेशन अडॉप्शन लेयर है ये अपर लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन करती है, मीन पैकेट्स को लेती है और आगे फिक्स मैप के साथ, फिक्स साइज के साथ, सेल के साथ मैप कर देती है। मीन जितने सेल की साइज होता है उन पैकेट्स को, उस डाटा को उस साइज के साथ सेल्स में मैप कर देती है। अब ये ट्रांसमिशन या ये जो डाटा है ये हमारा आवाज की शक्ल में भी हो सकता है, ऑडियो की शक्ल में भी हो सकता है और वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है। अब ये है डेटा रिसीव करना और उसको सेल्स की शक्ल में मैप कर देना, और दूसरे एंड की तरफ जब डाटा डेस्टिनेशन की तरफ चलता है तो फिर इन सेल्स को लेके डाटा को कंबाइन कर दिया जाता है। और ये काम इस एटीएम LL का काम एट, जैसे यहां पे वो कहता है कि एट द रिसीवर दिस प्रोसेस इज रिवर्स्ड, कि इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाता है कि सेगमेंट्स जो होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, जो सेल्स आ रहे हैं आर रिजेंबल्स, उनको दोबारा इकट्ठा कर दिया जाता है जो ओरिजिनल फॉर्मेट असल हालत में, पास टू द रिसीविंग सर्विस, और फिर उनको रिसीविंग सर्विस की तरफ भेज दिया जाता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसकी लेक्चर की डॉक्यूमेंट फाइल इसके साथ अटैच है, रीड आउट करें। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है आपको, उससे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।